पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, सर लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को बताइए विद आंसर। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो एग्ज़ाम जो पूछा जाएगा आपके लिए होगा, आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इन दोनों बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड के लिए मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आऊँगा, आपके लिए सैम्पल पेपर ये जल्दी आने वाला है 3-4 दिनों के अंदर। यूपी बोर्ड के लिए जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आगे आने वाला है वो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो है, यूपी बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लास्ट तक क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है वो पूरा बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किया है, खुद टाइप किया हुआ है अपने हाथों से, तो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। सम सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। कई बार कहता है सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन मैक्सिमम खाली नियम का। और ये क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर में या फिर 7 नंबर में और यूपी बोर्ड में 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हम कितना लिख सकते हैं इसके आंसर की अगर बात करें तो आंसर है, सम सीमांत नियम की व्याख्या इस तथ्य के आधार पर की जाती है कि कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस तरह व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता जब अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तब उस दशा को उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। ध्यान में रखिए, ये जो है गोसेन का दूसरा नियम है और गोसेन ने अपने नियम में कहा था एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर इस तरह से बांट देगा कि हर वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाती है। इसे ही हम समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। और एग्ज़ाम की भाषा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने तो एक स्क्रीन में दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हैं। ये जो हो गया इसका परिभाषा, जहाँ पर मार्शल ने एक परिभाषा दी थी कि एक उपभोक्ता अपनी सीमांत आय मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब वह मुद्रा रूपी अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं के लिए इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से उपयोगिता एक समान हो। इसलिए इसे समसीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। आगे इस नियम की मान्यता क्या होगी, मान्यता भी लिखना जरूरी होता है। इसकी मान्यता है कि पहली मान्यता, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, यानी कि अपनी सीमित आय को व्यय करते हुए किस प्रकार से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है ये वो जानता है। दूसरा, इस नियम की ने माना जाता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा में कमी हो या वृद्धि उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं बदलती। और तीसरा मान्यता है, इस नियम में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सभी स्थिर होती हैं, तब जाके ये नियम काम करता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहूँगा उत्तराखंड बोर्ड वालों को भी देख लेना चाहिए क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से तत्व है जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कारक है उसकी बात मैं करूँगा। वस्तु की कीमत, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है वस्तु की कीमत। भाई क्यों, क्योंकि वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है। तो ऐसे में प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मांग की लोच ऊंची कीमतों के संबंध में अधिक होती है, मध्य कीमतों के लिए पर्याप्त, और ज्यों ज्यों कीमत घटती चलती जाती है मांग की लोच भी घटती चली जाती है। दूसरा है वस्तु का प्रयोग। वस्तु का प्रयोग जितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना, अगर जितना ज़्यादा बार यूज़ होता है तो उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। वस्तु का प्रयोग जितना कम होता है तो इसकी मांग भी बेलोचदार होती है। वस्तु के गुण, वस्तु किस प्रकार की है, सामान्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, ठीक है ना, या फिर आपकी शाही वस्तु है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना।
तो वस्तु किस प्रकार की, इस बात पर भी लोस्ट हुआ। अगर आपकी वस्तु जो है अनिवार्य है, ज़रूरी है, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, आटा, इसकी कीमत जितना ही बढ़े लोग उसका यूज़ करेंगे तो इसकी मांग बेरोज़गार हो जाती है। जैसे आरामदायक वस्तु हो गई, सोफा है, टीवी है, बाइक है, इनकी कीमत घटने के साथ साथ मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। वस्तु के गुण का हो गया, उसके बाद समय का प्रभाव। ठीक है ना। समय प्रभाव भी वस्तु की मांग की लोच पर प्रभाव डालता है। कोई वस्तु जितना कम समय में प्रयोग की जाती है उसकी लोच उतनी कम होती है, और जितनी अधिक समय के लिए प्रयोग होती है उसकी मांग भी लोचदार होती चली जाती है, अधिक लोच हो जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। ठीक है ना। अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु की मांग, दो वस्तुओं की मांग एक साथ होती है, जिसको संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे सिगरेट के साथ माचिस मांगा जाता है, बाइक के साथ पेट्रोल होता है। ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। और नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत किस प्रकार की। उपभोक्ता की आदत भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 में से कोई सा भी, जो सॉरी 6 में से कोई सा भी आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलती से 7 लिखा गया है, 7 नहीं है, पॉइंट नंबर 6 है। 6 नंबर में आता है तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, 5 नंबर में आता है 5 पॉइंट लिख दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या होता है। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तुएं वास्तव में बेची जाती है, जबकि सामान्य मूल्य बाजार में प्रचलित या फिर बाजार में अनुमानित मूल्य होता है, जिसके अंतर्गत बाजार मूल्य तय होता है। तो दोनों में अंतर है। तो जो भी अंतर है, मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 अंतर लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट। इन्हीं 5 ही अंतरों को आप देखिए, पढ़िए, लिखिए और उसको एग्जाम में लिखिए। पहला अंतर है, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य है, जबकि इसके विपरीत सामान्य मूल्य जो है दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, और अल्पकाल में ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जबकि दीर्घकाल सामान्य मूल्य का निर्धारण मांग पूर्ति, उसमें पूर्ति में प्रधानता होती है, और पूर्ति के अनुसार ही ये घट या बढ़ाया जा सकता है। बाजार मूल्य परिवर्तनशील होता है, ये प्रतिदिन कई बार बदल जाता है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जबकि सामान्य मूल्य अक्सर स्थिर होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बाजार मूल्य अस्थायी कारणों, तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित होता है, जबकि इसका सामान्य मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट, बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है जो वास्तव में प्रचलित होता है। सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है जो प्रचलन में नहीं होती है। ये है इसके अंतर, आप नोट करके लिखिएगा, आपके लिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ बताइए। अरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है। मापन की विधियों के बारे में बताएगा, तीनों विधियों के बारे में बताए, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। एक विधि के बारे में पूछा जाता तो डिटेल से बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि मैंने लिया, देखा हुआ 2-3 साल का पेपर देखा है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछा गया, राष्ट्रीय आय की मापन की प्रमुख विधियों को समझाइए। तो राष्ट्रीय मापन की 3 प्रमुख विधियाँ होती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है। अब जिसमें सबसे पहली विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्पाद विधि क्या होती है। किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उस देश में उसके जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, उनके द्वारा जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है, उन वस्तुओं के कुल मूल्य का योग करके जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है आय विधि। आय विधि यानी कि इनकम मेथड क्या है। इस विधि के अंतर्गत देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है, चाहे वो आय जो है शुद्ध आय, लाभ से हो, लगान से हो, लाभांश से हो, किराए से हो, सरकारी उद्यमियों से लाभ होता है, इन सब को आपस में जोड़ने के बाद प्राप्त करते हैं, और इसमें विदेशों से जो सुशासन आया होता है उसको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक राष्ट्र के निवासी जितने भी लोग हैं वो अंतिम वस्तुओं पर जो भी व्यय करते हैं, उन व्ययों का योग जो है व्यय विधि के अंतर्गत जोड़ा जाता है। फिर उसमें से हम जो है डेप्रिसिएशन घटा दिए जाते हैं, विदेशों से प्राप्त सुशासन आय को जोड़ देते हैं और राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो तीनों विधियों को थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाएगा मेरे, इसमें प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट दिया होगा राष्ट्रीय आय चैप्टर का, उस पर पूरे वीडियो, हर एक पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य अगर पूछा तो गया है आपसे, लेकिन मैं आपको सारे कार्य बता रहा हूँ ताकि कोई सभी कार्य आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं।
तो मुद्रा के जो कार्य होते हैं वो 3 वर्गों में बांटा गया है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के गौण कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के प्राथमिक जो कार्य होते हैं उसमें 2 मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है ना। एक है आपका विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। जबकि मुद्रा के जो गौण कार्य होते हैं उसके अंतर्गत 3 प्रमुख कार्य आते हैं। भावी भुगतान का आधार, इसका मतलब ये होता है इन फ्यूचर, आज 25 के फ्यूचर में भुगतान करना होता है, मूल्य के मुद्रा के द्वारा हो जाता है। मूल्य संचय का आधार, हम जो है भविष्य में यूज़ करने के लिए अपनी आय को बचा कर रख सकते हैं। और क्रय शक्ति का हस्तांतरण, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर आना है, पैसों का ट्रांसफ़र करना है तो इजीली मुद्रा के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी है, जिसमें कौन कौन से हैं। मुद्रा के द्वारा ही शाख का विस्तार होता है, शाख का सृजन होता है। मुद्रा के द्वारा ही समाज में आय का वितरण हो पाता है और मुद्रा के द्वारा ही पूंजी का सामान्य रूप आधारित होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मुद्रा के कुछ कार्य है, जैसे मुद्रा के द्वारा हम अपने कोई भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस मुद्रा के द्वारा वस्तु को तरल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा भुगतान सूचक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये सब मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य कार्य पूछा सकता है, मुद्रा के द्वितीयक कार्य पूछा जा सकता है। तो आप तैयार रहिए, कोई से भी कार्य आप लिख देंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है वो कौन है, व्यापारिक बैंकों के कार्यों को बताइए। आपको व्यापारिक बैंकों के कार्य बताना है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। तो सबसे पहले मुद्रा के मुख्य कार्यों की बात करें। मुद्रा के जो मुख्य कार्य है उसके अंतर्गत 2 कार्य आते हैं, जनता से जमा स्वीकार करना और उनके मांगने पर उनको क्या कर देना, लोन देना, ठीक है ना। लोन देना कि ऋण प्रोवाइड करना, ये 2 मुख्य कार्य होते हैं। तो जनता से जो जमा स्वीकार किया जाता है वो 4 प्रकार के खातों में शुरू होते हैं। चालू जमा खाता जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, बचत जमा खाता जिसको हम क्या बोलते हैं सेविंग अकाउंट, सब लोग खुलवाते हैं। सावधि जमा खाता जिसको हम बोलते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाता जिसको बोलते हैं फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर होता है घर सुरक्षित जमा खाता, ठीक है ना। अक्सर जो है सेविंग घर में पोस्ट ऑफिस वगैरह में सेविंग कराते हैं, वो उस तरह का होता है। उसके अलावा बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को लोन भी प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, नकद लोन होता है, ऋण आता है, अग्रिम आता है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आता है। कई प्रकार से जो लोन की सुविधा प्रोवाइड किया जाता है ग्राहकों के लिए। इसके अलावा बैंकों की जो प्रमुख गौण कार्य है वो किस में आता है। गौण कार्यों को हम 2 रूप में बांट सकते हैं, विशिष्ट कार्य और दूसरा आपका हो जाएगा कैटेगरी एजेंट के रूप में कार्य। एजेंट के रूप में कार्य का मतलब होता है व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए चेक कलेक्ट करती है, ब्याज आदि कलेक्ट करती है और उसका भुगतान भी करती है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें कि विशिष्ट कार्य में बैंक अपने ग्राहकों को जो है लॉकर की सुविधा प्रदान करती हैं, एटीएम की सुविधा प्रदान करती है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती हैं। ये सब बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के और भी कुछ अन्य कार्यों में होता है, वैसे कैसे विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह देना, ठीक है ना, अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना। ये सब व्यापारिक बैंकों के कार्य होते हैं। तो व्यापारिक बैंकों कार्य के बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में और बिहार बोर्ड में बहुत पूछा गया है। तो बेरोजगारी किससे कहते हैं, बेरोजगार मतलब जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है ना। ये उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। ध्यान में रखिएगा, इसमें वो लोग को नहीं शामिल करते जो काम नहीं करना चाहते, यानी कि काम जो रोजगार चल रहा है, जो मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर बेरोजगारी के प्रकारों की बात करूँ, भारत में कई प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले कौन है, मौसमी बेरोजगारी। अक्सर इसके अंतर्गत जो खेती से कृषि से संबंधित जो लोग होते हैं, क्योंकि जब तक खेतों में काम होता है, जुताई होती है, बुवाई होती है, कटाई, तब तक तो काम करते हैं। जब ये सब नहीं होता है,
जैसे फसल लग गया, फसल जब तक तैयार नहीं होगी उसके बीच में 2 या 3 महीने इनके पास कोई काम नहीं होता, तो इन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ही सीज़न फिर शुरू हो जाएगा इनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कौन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पर दिखने में तो लोग जो है काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में, यानी कि मान लीजिए एक दुकान में जिसमें 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के 4 लोग मिलकर दुकान को चला रहे होते हैं। तो ऐसे में लगता है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, बट 2 की जगह 4 लोग लगे पड़े हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थिति में बदलाव आता है। भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है, कार का उत्पादन बढ़ रहा है, तो नए विकास के कारण उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हुए, कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। तो इस जब टेक्निक में परिवर्तन होता है, उत्पादन क्षमता में परिवर्तन होता है, तभी बेरोजगारी आ जाती है। चक्रीय बेरोजगारी, ये भी एक तरीके का जो है सीजनल बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती है, ठीक है ना, तब बेरोजगारी बढ़ती है, तो इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण होता है। प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, ये ऐसे होता है जब लोग एक जगह की नौकरी छोड़ के कहीं और जॉब पाना चाहते हैं, तो बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो इसे हम जो है घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करना है आपको, और जब अंतर करना है तो अंतरों को डिटेल से करना है। लॉन्ग में आए तो मैंने कई अंतर बताए आपको, आर्थिक विकास के और आर्थिक वृद्धि में अंतर। आर्थिक विकास का पहला पॉइंट है, आर्थिक विकास प्रेरित आकस्मिक और असतत परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है स्वाभाविक, क्रमिक, दीर्घकालिक और स्थिर परिवर्तन से होता है। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक विकास विकासशील या अर्धविकसित देशों में संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित होता है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक विकास इसके अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि में केवल स्वाभाविक परिवर्तन होने दिए जाते हैं जो मनमाफिक हो। आर्थिक विकास में परिवर्तनों की गति तीव्र होती है, जबकि आर्थिक वृद्धि का मतलब इससे वृद्धि होने, विकास होने के बाद जो परिवर्तन की गति होती है वो मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नवीन मूल्यों का निर्माण व प्रचलित तथ्यों में सुधार किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि में किसी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता है। और नेक्स्ट है, आर्थिक विकास गत्यात्मक सामयिक स्थिति होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि स्थैतिक मतलब रुकी हुई, इसमें कोई जल्दी परिवर्तन नहीं होता है की स्थिति होती है। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, आर्थिक विकास उन्नति की प्रबल इच्छा सृजनकारी शक्ति और क्रयशीलता का परिणाम होता है, कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि केवल नियमित घटनाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के कारण और प्रभाव लिखिए। मुद्रास्फीति को बढ़ाना है, मुद्रास्फीति को समझिए, वैसे स्क्रीन में देखिए पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ, फिर भी आपको समझना जरूरी है। वास्तव में मुद्रास्फीति क्या होती है, किसी भी देश में जितनी चीज़ों को बेचना है उसकी जो डिमांड होती है, जब उसकी डिमांड, वस्तु की डिमांड उससे ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं कि वास्तव में जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है, सप्लाई उतनी हो नहीं सकती, उससे ज़्यादा भी हो नहीं सकती। तो ऐसे में जब सप्लाई नहीं बढ़ता, केवल डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। इसे ही हम स्फीति कहते हैं, इसे स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके प्रमुख कारण क्या होता है, विनिमय दर में मूल्यह्रास हो जाना, राष्ट्रकोषीय प्रोत्साहन से अधिक मांग होना, अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन का देना, अन्य देशों की तेजी का विकास होना, इस कारण से मुद्रास्फीति होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, भारत में योजनाओं के सामान्य उद्देश्य क्या है। अगर भारत में योजनाओं के सामान्य उद्देश्य की देखें तो 15 मार्च 1950 को स्थापित भारत का योजना आयोग एक सरकारी निकाय होती है जो देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाती है। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादक तो बढ़ाकर रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराना होता है। फिर भी अगर इसके पॉइंट टू पॉइंट देखें तो इसका सबसे पहला होता है जो है वो क्या है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को बढ़ाना। दूसरा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसका जो तीसरा उद्देश्य होता है वो क्या ना, मॉडर्नाइजेशन की, आने की आधुनिकीकरण।
आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये है आधुनिकीकरण करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से भारत में योजना के समान उद्देश्य जो है आपने देख लिए। इसको और डिटेल से आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन, इसके बाद मैं लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता रहूँगा। आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।